हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल श्याम बाबू 214। इस चैनल पर आप सभी लोगों को ऑडियो में एनसीईआरटी बुक रीड कराया जाएगा। बुक रीड कराने के साथ साथ नीट एंड यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग कितना भी नोट्स पढ़ लें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, कापियां पढ़ लें, कुछ नहीं हो सकता है जब तक हम लोग अच्छी तरीका से एक बुक रीड न किया जाए, क्योंकि हर एक चीज बुक से ही बनता है। बुक रीड करने के बाद आप सभी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स रीड कीजिएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम सभी मिलकर अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं और अपने इस नीट एंड यूपी बोर्ड मिशन को पूरा किया जाए। मानव जनन। आइए आज हम लोग मानव जनन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन भी आता रहता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। फिगर भी देखा जाएगा, डिटेल में देखा जाएगा मानव जनन क्या होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसे इंग्लिश में बोला जाता है। आइए इसके बारे में आज पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना, युग्मक जनन अर्थात पुरुष में शुक्राणु तथा स्त्री में अंडाणु का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, वीर्यसेचन और पुरुष तथा स्त्री के युग्मकों का संलयन, निषेचन जिसके कारण युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है, शामिल है। इसके बाद कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसिस की रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, अंतरोपण यानी भ्रूणीय परिवर्तन, गर्भावधि और शिशु के जन्म प्रसव की क्रियाएं घटित होती है। आपने पढ़ा है कि ये जनन घटनाएं यौनारंभ के पश्चात संपन्न होती है। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। आइए हम मानव में स्त्री और पुरुष के जनन तंत्रों की चर्चा करते हैं। पुरुष जनन तंत्र देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी आता रहता है। इस हेडिंग अपने आप में हार्ड है। आइए इसको देखते हैं। पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र पेल्विस रीजन में अवस्थित होता है। चित्र 2.1 इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्र शामिल होते हैं। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली धानी में स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश स्क्रोटम कहते हैं। वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण सघन आवरण से ढका रहता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। चित्र 2.1 प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर एक से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्रजन नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से आस्तरित होती है, जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं, शुक्राणुजन, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। चित्र 2.2 नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स होती है। चित्र 2.2 लीडिंग कोशिकाएं
पुंजन एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती है। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती है। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिकाएं, रेड टेस्टिस, शुक्रवाहिकाएं, वास इफ्रेंसिया, अधिवृषण एपिडिडिमिस तथा शुक्रवाहक वास डिफरेंस होते हैं। चित्र 2.1 ब वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होती है। यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती है और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्रमार्ग में अस्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलती है। चित्र 2.1 अ ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणुओं का भंडारण तथा मूत्रमार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती है। मूत्रमार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिश्न पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं। शिश्न पुरुष की बाहरी जननेंद्रिय है। चित्र 2.1 अ ब यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है जो शिश्न के उद्घर्षण या उठान इरेक्शन में सहायता प्रदान कर वीर्य सेचन इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है। शिश्न का अंतिम वर्धित भाग शिश्न मुंड ग्लास पेनिस कहलाता है, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे अग्रछद फोरस्किन कहते हैं। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों चित्र 2.1 अ ब के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरस्थ प्रोस्टेट ग्रंथि तथा एक जोड़ा बल्ब्यूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल होती है। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रीय सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रुक्टोज, फल, शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ प्रकीर्णक एंजाइम से भरपूर होते हैं। बल्ब्यूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान शिश्न में स्नेहन लुब्रिकेशन प्रदान करने में भी सहायक होता है। चित्र 2.1 अ पुरुष जननतंत्र को दर्शाने वाला श्रोणि क्षेत्र का आरेखीय कार्ड। इसमें देखिए ए मूत्रवाहिनी है, ये शुक्राशय है यहाँ से ए वाला, और ये मूत्राशय है, ये शुक्रवाहक है, और ये पुरस्थ प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये शिश्न यानी ये लिंग है, ये मूत्रमार्ग है यहाँ से, ये शिश्न मुंड या अग्रछद है, यह वृषण है, ये वृषण कोश है, यह कंद मूत्र ग्रंथियां यहाँ से ये वाला कंद मूत्रपथ ग्रंथि, ये गुदा है, ये मलाशय है, और ये जो आपका स्खलनीय वाहिनी है। ये पूरा एक वृषण कोश की संरचना है, देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। चित्र 2.1 पुरुष जननतंत्र का आरेखीय दृश्य आंतरिक संरचनाओं को दर्शाने के लिए वृषण का अनुदैर्ध्य काट है। इसमें इस फिगर को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्रम बाई में पूछता है। मूत्रवाहिनी और ये शुक्रवाहक, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, वृषण जालिका, वृषण पालिका है, शिश्न मुंड है, ये अग्रछद है, वृषण है, ये मूत्रमार्ग है, कंद मूत्र ग्रंथियां है, प्रोस्टेट पुरस्थ, शुक्राशय, मूत्राशय है। इसमें जब पूछेगा तो इस सब का नाम ही पूछता है और फिगर दिया रहेगा, और सीरियल वाई में पूछेगा इसका नाम। यहाँ से फिगर से क्वेश्चन आता है और ग्रंथियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। चित्र 2.2 शुक्रजनक नलिकाओं की आरेखी काट के एक दृश्य है, इसको देख लिया जाए। इसमें ये अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका भी इसे कहा जा सकता है, और ये शुक्रजन स्पर्मेटोगोनिया है, और ये शुक्राणु है, और ये सर्टोली कोशिका है।
चित्र 2.3 और स्त्री श्रोणि प्रदेश का जनन तंत्र दर्शाने वाला आरेखी काट, इसको देखा जाए, ये आपका गर्भाशय है और ये मूत्राशय है, ये जगन संघन है, संघान, ये मूत्र मार्ग है, यहाँ से आपका ये वाला, ये भगसेफ है, ये बृहद भगोष्ठ है, ये लघु भगोष्ठ एक या योनि द्वार है, यह गुदा है और ये योनि है, और ये मलाशय है और ये गर्भाशय ग्रीवा है। इसको देख लीजिएगा, ये फिगर सहित पूछा जाता है, इसको देख लीजिएगा, ये फिगर सहित पूछा जाता है, केवल नाम आता है इसमें। आइए पढ़ते हैं स्त्री जनन तंत्र। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ा जाएगा। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय, ओवरी के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी, ओविडक्ट, एक गर्भाशय यूटेरस, एक गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स तथा एक योनि वेजाइना और बाह्य जननेंद्रिय एक्सटर्नल जेनिटेलिया चित्र 2.3 और शामिल होते हैं, जो श्रोणि क्षेत्र में होते हैं। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों, मेमोरी ग्लैंड्स के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप में संयोजित होते हैं। इस फिगर को देख लीजिएगा, चित्र 2.3 पर स्त्री जनन तंत्र का आरेखी काट है, ये फिगर सहित पूछा जाता है इसमें, और इसमें फिगर बनाने को भी देता है। ये जनन स्तर की 3 लेयर होती है, गर्भाशय अंतःस्तर, गर्भाशय पेशीय स्तर और परिगर्भाशय। ये योनि है और ये ग्रीवा नाल है, गर्भाशय ग्रीवा है। ये गर्भाशय गुण यानी फंडस भी होता है, इस गर्भाशय ग्रीवा है। ये संकीर्ण पसिस्तमस है, ये एम्पुला है, तुम्बिका, एक की पे, तीनों को मिलकर के अंडवाहिनी पूरा जाल बनाती है। ये डिम्ब ग्रंथि अंडाशय है, ये फिम्बरी यानी झलरी। इसको देख लीजिएगा, ये इसको बना लीजिएगा क्योंकि ये आता रहता है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है बहुत बार। जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, सगर्भता, प्रेगनेंसी, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। अंडाशय स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिएगा कि स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग कौन होता है। स्त्री के प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय होता है, देख लीजिएगा। और नर में पूछा जाता है तो नर में वृषण होता है। अंडाशय स्त्री के प्रथम प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो स्त्री युग्मक, अंडाणु यानी ओवम और कई स्टेरॉइड हार्मोन, अंडाशयी हार्मोन उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। चित्र 2.3 प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है और यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं, लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला एपिथेलियम से ढका होता है, जो कि अंडाशय पीटिका ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। यह पीटिका 2 क्षेत्रों, एक परिधीय वल्कुट पेरिफेरल कार्टेक्स और एक आंतरिक मध्यांश मेडुला में विभक्त होता है। अंडवाहिनियाँ डिम्बवाहिनी नलिका, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती हैं। प्रत्येक डिम्बवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। चित्र 2.3 अंडाशय के ठीक पास डिम्बवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार की होती है, जिसे कीपक यानी इन्फंडिबुलम कहा जाता है। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप प्रोजेक्शन होता है, जिसे झालर यानी फिम्बरी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका यानी एम्पुला कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ इस्थमस में एक संकरी अवकाशिका ल्यूमेन होती है, जो गर्भाशय को जोड़ती है। गर्भाशय केवल एक होता है और इसे बच्चादानी बुम भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा होता है। यह श्रोणि भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है।
गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। चित्र 2.3 पर जो योनि के साथ मिलकर जन्मनाल बर्थ कैनाल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहरी पतली झिल्ली में अस्तरों को परिगर्भाशय पेरीमेट्रियम, मध्यम मोटी चिकनी पेशी स्तर को गर्भाशय पेशी स्तर मायोमेट्रियम और आंतरिक ग्रंथिल स्तर को गर्भाशय अंतःस्तर एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती है। आर्थो चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतःस्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफी तेज संकुचन होते हैं। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन सेल मांस प्यूबिस, बृहद भगोष्ठ लोबिया मेजोरा, लघु भगोष्ठ लेबिया माइनोरा, योनि छद आइमेन और भगसेप क्लाइटोरिस आदि होते हैं। चित्र 2.3 और जघन सेल वसा में ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती है। बृहद भगोष्ठ ऊतकों का मांसल वनल फोल्ड है जो जघन सेल से नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। लघु भगोष्ठ ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है और यह बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। योनि का द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली जिसे योनि छद कहते हैं से आंशिक रूप से ढका होता है। भगसेप एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचनाएं होती हैं जो मूत्र के ऊपर 2 बृहद भगोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होते हैं। योनि छद प्रायः पहले मैथुन संभोग के दौरान फट जाता है, हालांकि यह आवरण कभी कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से फट भी सकता है। इसके अलावा योनि टैंपान को कूड़ेसने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने आदि खेल कूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट सकती है। कुछ औरतों का योनिछद संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए योनिछद के होने अथवा न होने की बात को किसी स्त्री के गौरमार्य वर्जिनिटी या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जाना चाहिए। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का विलक्षण है। स्तन ग्रंथियां स्तन युग्म संरचना है जिनमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तनपालियों मेमोरी लोब्स में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। चित्र 2.4 कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रवित होता है और जो कूपिकाओं की गुहाओं और कोशिकाओं में एकत्र होता है। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तनवाहिनी मेमोरी डक्ट्स का निर्माण करती हैं। कई स्तनवाहिनियां मिलकर एक बृहद स्तन तुम्बिका बनाती हैं जो दुग्धवाहिनी लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है, जिससे कि दूध स्तन से बाहर निकलता है। आइए स्तन ग्रंथि का आरेखीय काट दृश्य देखा जाए। ये वसा है और ये स्तनपालियां हैं पूरा। देखिएगा इसमें फिगर दे करके नाम भी पूछ लेता है। और ये स्तन कूपिका है, ये स्तन नलिका एम्पुला है, ये तुम्बिका, ये दुग्धवाहिनी है और ये निप्पल, ये पूरा भाग निप्पल यानी चूचक स्तनाग्र और ये एरियोला चूचक पृष्ठ है। ये बृहद अंतपेशी पेक्टोरियस मेजर है और ये पार्श्विकाओं के बीच की पेश है। पार्श्विका यानी पसली है। इसमें फिगर दे के नाम पूछता है बस, और इसको देख लीजिएगा। जनन प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। देखिएगा ये जो लाइन है, ये प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय, ये इम्पोर्टेंट और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीट में भी आ चुका है और यूपी बोर्ड में भी आ चुका है। इसको देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वृषण में अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाएं शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया बहुवचन एकवचन स्पर्मेटोगोनियम। शुक्रजनन स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती है। शुक्रजनक नलिकाओं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन समसूत्री विभाजन माइटोटिक डिवीजन द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक शुक्राणुजन
द्विगुणित होते हैं और उसमें 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। कुछ शुक्राणु जनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण मियोटिक डिवीजन होता है, जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन न्यूनकारी विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु प्रसूप स्पर्मेटिड्स पैदा करते हैं। चित्र 2.5 शुक्राणु प्रसूओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए। शुक्राणु प्रसू रूपांतरित होकर शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनाते हैं और इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सर्टोली कोशिकाओं में अंतःस्थापित इम्बेडेड हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित रिलीज होते हैं उस प्रक्रिया को विरेचन स्पर्मिएशन कहते हैं। शुक्रजनन प्रक्रिया किशोरावस्था यौनारंभ से होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच के स्रावन में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। आपको याद होगा कि यह एक अधश्चेतक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह अग्रपीयूष ग्रंथि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करता है तथा दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन पिंडकल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच और उत्कोदीपक हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच के स्रावन को दीपित करता है। एलएच लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और पुंजनों एंड्रोजन्स के संश्लेषण और श्रवण को उद्दीपित करता है। इसके बदले में पुंजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। एफएसएच सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के श्रवण को उद्दीपित करता है जो कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। आइए हम एक शुक्राणु की संरचना की जांच करें। यह एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो एक शीर्ष हेड, ग्रीवा, नेक, एक मध्य खंड, मिडल पीस और एक पूंछ टेल की बनी होती है। चित्र 2.6 एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया बॉडी को आवृत किए रहती है। शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घीकृत इलांगेटेड अगुणित केंद्रक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है तथा इसका अग्रभाग एक टोपीनुमा संरचना से आवृत होता है जिसे अग्रपिंडक एक्रोसोम कहते हैं। अग्रपिंडक उन प्रकीर्णों एंजाइम से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करते हैं। शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य सूत्र कणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो पूंछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम बनाता है। मैथुन क्रिया के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु अस्खलित करता है। सामान्य उर्वरता अबंधता से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए। इनमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित रिलीज शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा वाई ट्रांसपोर्टेड होते हैं। शुक्राणुओं की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवृषण शुक्रवाहक शुक्राशय तथा पुरस्थ ग्रंथियों का स्रवण भी आवश्यक है। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य सीमेन बनाते हैं। पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को वृषण हार्मोन एंड्रोजन्स बनाए रखता है। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन oogenesis कहते हैं, जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न होता है। अंडजनन की शुरुआत भ्रूणी परिवर्धन चरण के दौरान होती है जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी अंडजननी oogonia प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती है। जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था फर्स्ट
प्रोफेज 1 में प्रविष्ट होते हैं और इस अवस्था में अस्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती है। इन्हें प्राथमिक अंडक प्राइमरी oocytes कहते हैं। उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिका में कोशिकाओं ग्रेनुलोसा सेल्स की परत से आवृत होती है और इन्हें प्राथमिक पुटक प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। चित्र 2.7 एक प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों की भारी मात्रा में जन्म से यौनारंभ तक ह्रास होता रहता है, इसलिए यौनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही शेष बचते हैं। यह प्राथमिक पुटक कणिका में कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं तथा एक और नए प्रावरक थीकल स्तर से घिर जाते हैं, जिसे द्वितीयक पुटक कहते हैं। यह द्वितीयक पुटक जल्द ही एक तृतीय पुटक में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी तरल से भरी गुहा को गह्वर एंट्रम कहा जाता है। यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। प्रावरक स्तर ठीका लेयर अंतर प्रावरक ठीका इंटरना और बाह्य प्रावरक ठीका एक्सटर्ना में गठित होता है। इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होगा कि तृतीय पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होता है और इसका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है। यह एक असमान विभाजन है, जिसके फलस्वरूप बृहत अगुणित द्वितीयक अंडक तथा एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। चित्र 2.8 ब द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका प्रदब्य साइटोप्लाज्म की मात्रा को संचित रखती है। क्या आप इसके किसी लाभ के बारे में सोच सकते हैं? क्या पहले अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम ध्रुवीय पिंड में और अधिक विभाजन होता है या इसमें ह्रास हो जाता है? वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तृतीय पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक या ग्राफी पुटक ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है। चित्र 2.7 द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है, जिसे पारदर्शी अंडावरण जोना पेलुसिडा कहते हैं। अब ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक अंडाणु को अंडाशय से मोचित करता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग ओवुलेशन कहा जाता है। क्या आप शुक्र जनन और अंड जनन के बीच प्रमुख अंतरों को पहचान सकते हैं? यहाँ पर शुक्र जनन और अंड जनन के बारे में नीचे एक आरेखी प्रस्तुत दी गई है। दोबारा हम फिगर को देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी देखते हैं, कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चित्र 2.1 अपुरुष जनन तंत्र को दर्शाने वाला श्रोणि क्षेत्र का आरेखी काट है। ये मूत्रवाहिनी है और ये शुक्राशय है, मूत्राशय है और ये शुक्रवाहक पुरस्टेट ग्रंथि शिश्नलिंग है ये, और ये मूत्र मार्ग शिश्नमुंड अग्रछद ये वृषण और ये वृषण कोश है, और एक कंद मूत्रपथ ग्रंथि ये गुदा है और ये मलाशय है और ये स्खलनीय वाहिनी है। चित्र 2.1 पुरुष जनन तंत्र का रेखी दृश्य आंतरिक संरचनाओं को दर्शाने के लिए वृषण का अनुदैर्ध्य काट। इसमें देखिएगा ये मूत्रवाहिनी है और ये शुक्रवाहक है और ये अधिवृषण है और ये शुक्रवाहिका, ये वृषण जालिका और ये वृषण पालिकाएं हैं। ये अग्रछद है और ये शिश्नमुंड है और ये वृषण है। ये मूत्र मार्ग है, ये कंद मूत्रपथ ग्रंथि प्रोस्टेट पुरस्थ शुक्राशय है और ये मूत्राशय है। इसमें देखिएगा केवल फिगर दे देगा और आप लोग से नाम पूछेगा, इसके नाम देख लीजिएगा। ये आ गया आपका चित्र 2.2 शुक्रजनक नलिकाओं का आरेखी काट का एक दृश्य देखा जाए। इसमें ये आपका अंतराली कोशिका है, ये शुक्रजनक स्पर्मेटोगोनिया है और ये शुक्राणु है और ये सर्टोली कोशिका है। इसको देख लीजिएगा, फिगर दिया रहेगा, पहचान लीजिएगा। चित्र 2.3 स्त्री श्रोणि प्रदेश का जनन तंत्र। आइए स्त्री का जनन तंत्र के बारे में देखा जाए। इसका ये जो है ये गर्भाशय है और ये मूत्राशय है, उसका ये जगन संगान है ये वाला, और ये जो है ये मूत्र मार्ग है
और ये भगसेफ है, ये बृहद भगोष्ठ है, और ये लघु भगोष्ठ है ये, और ये वही द्वार है, और ये वाला योनि द्वार है, ये वाला गुदा है, और ये योनि है, ये मलाशय है, और ये गर्भाशय ग्रीवा है। ये फिगर दिया रहेगा, केवल आपको नाम देखना है और नाम देख करके हो जाएगा। चित्र 2.3 बहु स्त्री जनन तंत्र का रेखीय काट का दृश्य इसका देखा जाए। ये आपका गर्भाशय या बुग्न फंडस इसे बोला जाता है। ये गर्भाशय के 3 स्तर होता है, गर्भाशय अंतःस्तर, गर्भाशय पेशीय स्तर, गर्भाशय परिगर्भाशय, और ये आपका गर्भाशय गुहा है ये वाला, और ये सबसे ऊपर वाला संकीर्ण पश्च स्तमस है, उसके नीचे अम्पुला यानी तुम्बिका है, उसके नीचे कीप है, ये झलरी है, ये डिम्ब वाहिनी, ये डिम्ब ग्रंथि अंडाशय है, ये गर्भाशय ग्रीवा, ये ग्रीवा नाल, ये योनि है। इन तीनों को मिला करके यहाँ से यहाँ तक के फिगर को अंडवाहिनी नलिका बोला जाता है। इस सब का नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि नाम ही इम्पोर्टेंट है, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा नाम लिख करके, क्योंकि नाम ही पूछा जाता है, फिगर दे देगा, नाम पूछेगा आपसे। ये देखिए स्तन ग्रंथियों का रेखी काट, आइए इसके बारे में देखते हैं। ये आपका वसा है, वसा का पूरा पार्ट जमा होता है, और ये जो थोड़ा थोड़ा येलो कलर के स्तन पालियां है, और ये स्तन कोपिका है, स्तन नलिका यानी ये एम्पुला है, और ये तुम्बिका है, ये दुग्ध वाहिनी है, ये चूचक स्तनाग्र, ये निप्पल है आपका, ये एरियोला यानी चूचक पृष्ठ है, ये पार्श्विका पसलियां है, पार्श्विकाओं के बीच की पेशियां है, और ये बृहद अंश पेशी पेक्टोरियल मेजर ये पार्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं वर्धित कार्य की काट का दृश्य शुक्रजनक वाला है, इसमें देखिएगा ये शुक्राणु है ये, और ये शुक्राणु प्रसु है ये वाला, और ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है, और ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका ये वाला, ये सरटोली कोशिका है ये वाला, और ये शुक्राणुजन है। इसका नाम ही इम्पोर्टेंट है, और फिगर बना करके देख लीजिएगा। ये शुक्राणु की संरचना को देखा जाए, शुक्राणु की संरचना कैसा होता है इसके बारे में देखिएगा, फिगर इम्पोर्टेंट है सबका। ये पार्ट शीर्ष है, और ये मिडिल है, और ये टेल पार्ट है। ये जीवद्रव्य कला यानी प्लाज्मा झिल्ली है, ये अग्रपिंडक है, ये केंद्रयुक्त गुणसूत्री पदार्थ, ये ग्रीवा है आपका, ये मध्य खंड है, सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो इसको ऊर्जा प्रदान करवाता है तैरने के लिए। ये पूंछ यानी पूंछ है, तैरने में सहायता करवाता है। चित्र 2.7 अंडाशय की आरेखी काट का दृश्य। ये रुधिर वाहिकाएं है, ये प्राथमिक पुटक है, इससे विभाजित होकर द्वितीयक से तृतीयक पुटक वार दर्शाता हुआ ये ग्राफी पुटक है, और ये आपका अंडाणु है, और पीत पिंड कार्पस ल्यूटियम यहाँ से निर्माण हो जाता है। ये देखिएगा ये जो फिगर है, ये फिगर नीट ऑफ व्यू और बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2.8 शुक्रजनन एवं अंडजनन का रेखीय निरूपण, क्योंकि इसमें ये जो सर्कल है आपका ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों तरफ का, क्योंकि यही पूछता है बार बार कि किस चरण में क्या होता है, समसूत्री फर्स्ट में, सेकंड में, किस में। आइए देखा जाए। शुक्राणुजन जब सूत्री विभाजन करेगा, विभेदन करेगा, तो प्रथम शुक्र कोशिकाएं बनेगा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा,
जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बनेगा। द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन करेगा शुक्राणु पशु यानी शुक्राणु पूर्व बनेगा। जब जब विभेदन होगा तो शुक्राणु बनेगा। यह है यौनारंभ पर। अब देखिए प्रति कोशिका गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। 23 इधर डिवाइड हो जाएगा। अब फीमेल में देखा जाए, अंड जननी सूत्री विभाजन विभेदन करेगी, प्राथमिक अंडक बनाएगी। पहला अंडक अर्धसूत्री विभाजन अंडोत्सर्ग के पूर्व होगा। इसको देखिएगा, अंडोत्सर्ग के पूर्व होगा, समाप्त हो जाएगा तो द्वितीयक अंडक बनेगा। द्वितीयक अंडक से डायरेक्ट अंडाणु बनेगा। इसको सिग्नल के माध्यम से देख लीजिए, यहाँ से ए बनेगा, फिर यहाँ से ए बनेगा, ए प्रथम ध्रुवीय पिंड छूट जाएगा, फिर द्वितीय कंडक से बनेगा, द्वितीय ध्रुवीय पिंड भी छूट जाएगा। ये गर्भ जीवन का है या जन्म या बाल्यावस्था या यौनारंभ है, ये प्रौढ़ जनन आयु, ये सर्कल भी चलता रहेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का यही है, क्योंकि यही बार बार पूछा जाता है। इसको देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।